हाँ तो बच्चों, आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 50 में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था टर्मिनल वोल्टता और सेलों के विद्युत भागबल के मध्य संबंध। अब आज का हमारा अगला टॉपिक आता है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो थोड़ा भैया अब ढंग से सुनिएगा और समझिएगा, और अब जो मैं बोलूँगा और समझाऊंगा उस पर थोड़ा सा खासकर आपको फोकस करना है, तो ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है? तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी सेल की जो चालक प्लेटें होती हैं उनके कारण जो विद्युत धारा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, और सेल के अंदर जो धारा बहती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो आप एक चीज़ को आप देखेंगे कि जैसे ही सेल के अंदर धारा माइनस से प्लस की ओर बहने लगती है, तो इस कंडीशन में सेल के अंदर जो विलयन भरा हुआ होता है ना, जो घोल होता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वो उस धारा के मार्ग में बाधा या क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है। और यही बाधा या रुकावट उस सेल का क्या कहलाती है? आंतरिक प्रतिरोध। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल आर से। अरे बस समझ में। सामान्यतः कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि 100 में से 99.99% जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल के अंदर ही उत्पन्न होता है। अरे बस समझ में, क्योंकि इसको उत्पन्न करने का मुख्य कारक कौन है? सेल के अंदर भरा हुआ विलयन, जो कि उस धारा के मार्ग में क्या करेगा? बाधा या रुकावट। ठीक है। किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके लिए माना गया है कि R समानुपाती CID/AT। अरे बात समझ में। तो किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो उस सेल की जो सांद्रता होती है C, उसके कैसे होगा? समानुपाती। बहने वाली धारा I के भी कैसा होगा? समानुपाती। D प्लेटों के मध्य की दूरी। A सेल के अंदर जो डूबे हुए इलेक्ट्रोड है ना, उनका वह क्षेत्रफल जो भाग केवल विलयन में डूबा हुआ है उसके कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और T क्या होता है? टेम्परेचर, सेल का ताप, उसके भी कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो CID के तो समानुपाती होगा, और एरिया और टेम्परेचर के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, जैसा कि अवधारणा मानी गई कि लगभग 99.99% आंतरिक प्रतिरोध सेल के कारण ही उत्पन्न होता है। आरी बात समझ में है। तो इसकी उपस्थिति को अगर आपको किसी परिपथ में ढूंढना हो किसको? आंतरिक प्रतिरोध को, तो इसकी एक पहचान बताता हूँ। जैसे कि ये सेल है, तो सेल के सबसे नज़दीक जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि ये सेल हो गया, अब इस सेल के जो सबसे नज़दीक जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वो कौन सा प्रतिरोध होगा बेटा? आंतरिक प्रतिरोध होगा। ये किसी भी परिपथ में जुड़े आंतरिक प्रतिरोध की पहचान होती है। आ रही बात समझ में कि सेल के सबसे नज़दीक जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है वो कौन सा प्रतिरोध होता है? आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आंतरिक प्रतिरोध। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रीवियस लेक्चर में मैं बात कर रहा था कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के मध्य जो संबंध होता है वह संबंध सेल के आवेशन और निरावेशन दोनों स्थितियों पर डिपेंड करता है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये फंक्शन कहाँ से आता है, कैसे आता है? तो हालांकि इनका कोई प्रूफिशन नहीं है, फिर भी मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूँ, जिससे आपको याद रखेगा। एक को सिद्ध करके बता देता हूँ, बाकी सभी उसी पैटर्न पर सिद्ध होंगे। तो जैसा कि मैंने पहला बताया था, नंबर 1, कि सेल के निरावेशन की स्थिति में टर्मिनल वोल्टता सदैव विद्युत भागबल से कम होती है। तो फंक्शन आता है V में कैपिटल E माइनस कैपिटल I स्मॉल r। V टर्मिनल वोल्टता, E विद्युत भागबल, I धारा और R आंतरिक प्रतिरोध। तो धारा और आंतरिक प्रतिरोध का गुणन आंतरिक विभव के बराबर होगा, इंटरनली पोटेंशियल। तो ये फंक्शन कैसे आता है? इस फंक्शंस को सिद्ध करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, और ये शॉर्ट ट्रिक आपको मोस्टली लेसन नंबर 6 में ज़्यादा काम देगी, जहाँ पर आप किरचॉफ्स के नियम पढ़ोगे। अरे बात समझ में। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? जिसके 3 पॉइंट हैं, उनको फॉलो करना भी मैं आपको बता दूंगा। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है, यदि आप धारा की दिशा में हैं, आपका मतलब आप खुद, यदि आप धारा की दिशा में हैं
तो आप लेंगे नेगेटिव चिन्ह को उपयोग में। यदि आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आप नेगेटिव चिन्ह को यूज में लेंगे। नंबर 2, यदि आप धारा की विपरीत दिशा में है तो आप लेंगे पॉजिटिव चिन्ह को यूज में। ठीक है ना। इफ यू आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट देन बी यूज ऑफ द नेगेटिव साइन मार्क। इफ यू आर रनिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन वी आर यूज ऑफ पॉजिटिव साइन मार्क। ओके। थर्ड पॉइंट, यदि आगे बैठी हो बैटरी या सेल, यदि आगे बैठी हो बैटरी या सेल तो आप कौन सा चिन्ह यूज में लेंगे? बाद वाला। कौन सा चिन्ह यूज में लेंगे? बाद वाला। अगर पहले माइनस आ रहा है तो कौन सा यूज में लेंगे? प्लस। अगर पहले आपके पास प्लस वाला आ रहा है तो बाद वाला कौन सा हो गया? माइनस। ट्रिक को कैसे यूज में लिया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इस ट्रिक का जो सबसे ज़्यादा यूजेज है वो किरचॉफ्स के लॉ में, सर्किट लॉ में हम इसमें यानी कि जो उसका वोल्टता का नियम है वहाँ पर यूज में लेंगे। तो मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि सर ये फंक्शन कैसे निकल कर आता है। ठीक है। तो बेटा मैंने एक सर्किट लिया, ये चालक तार है, इस चालक तार में मैंने एक सेल को कनेक्ट कर दिया और सेल के साथ ये इंटरनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये परिपथ बंद हो गया मेरे पास। अरे बस समझ में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? ध्यान दीजिए, इस सेल का ये विद्युत भागबल ही हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R। अरे बात समझ में। इसका नाम दे दिया मैंने A B। ओके। अब ये सर्किट है, सर्किट बंद है, सर्किट बंद है, कैपिटल I मान की धारा बह रही है, बह रही है कैपिटल I मान धारा। मुझे ज्ञात करना है बिंदु A और B के मध्य का विभवांतर। ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिंदु A एवं V के मध्य का विभवांतर, और मैंने मान लिया सर बिंदु A और B के मध्य का विभवांतर कितना है? V। मान लिया B। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक पॉइंट P और मान लिया, कुछ भी मान लो, आज जैसा आपका मन कर रहा है वैसे मान लीजिए कुछ भी। ठीक है। तो बेटा मैं A और B के मध्य का विभवांतर ज्ञात कर रहा हूँ। तो हमारी भौतिकी कहती है कि अगर किसी भी राशि के मान में अंतर ज्ञात करना हो तो उसकी अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा दीजिए, मेन रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो बेटा A और B के मध्य अंतर निकाल रहा हूँ तो यहाँ से चलूँगा और यहाँ तक पहुँचूँगा। ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। पहला भाग तो है A से लेके P तक, सॉरी पहला भाग तो है B से लेके P तक और दूसरा भाग है P से लेके A तक। ठीक है ना। तो यहाँ से चल रहा हूँ तो प्रारंभिक बिंदु B और अंतिम बिंदु P बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने इसको लिख दिया BP माइनस BB। पहले भाग का विभव का अंतर निकाला BP माइनस BP प्लस, अब मैं B से कहाँ पहुँच गया हूँ? P तक। तो अंतिम में से प्रारंभिक के मान को घटा दिया ना, तो BP माइनस BB लिख दिया। अब मैं P से कहाँ पहुँचूंगा? A पर। तो बेटा मेरे पास अंतिम स्थिति तो बनेगी A और प्रारंभिक स्थिति क्या बनेगी? P। अब दोनों के विभवांतर को जोड़ दूंगा तो टोटल A और B के मध्य का विभवांतर निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। ठीक। B बराबर, बात करते हैं सबसे पहले BP माइनस BB। यहाँ पर इंटरनली रेजिस्टेंस स्मॉल r आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कैपिटल I मान की धारा बह रही है कि नहीं बह रही है? तो अगर आप आंतरिक प्रतिरोध के साथ धारा का गुणा कराओगे तो आंतरिक विभव के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? I स्मॉल r। तो BP माइनस BB I स्मॉल r के बराबर हो गया प्लस VA माइनस BP। तो VA माइनस BP के मध्य में सेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल के सिरों के मध्य का विभव कितना है? विद्युत भागबल E के बराबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया E। तो ये तो मैंने लिखा है केवल विभव, लिखा है ना। अब इनकी चिन्हों की दिशा देखता हूँ मैं। चिन्हों की दिशा देखने के लिए मैं मेरे शॉर्ट ट्रिक को यूज़ में लूँगा। शॉर्ट ट्रिक कहती है कि आप जिस सर्किट में भी इस शॉर्ट ट्रिक को लगा रहे हो तो आप उसके किसी भी बिंदु पर खड़े हो जाइए, किसी भी बिंदु से किसी भी दिशा में चलने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन शर्त एक होती है कि जिस बिंदु से आपने चलना प्रारंभ किया है आप एक पूरा चक्कर लगाकर उसी बिंदु पर आकर अपने चक्कर को पूर्ण करोगे। जैसे कि मैं आपको यूज करके बता रहा हूँ, अब पॉइंट ए है, आप पॉइंट ए पर खड़े हो फॉर एन एग्जाम्पल, बाकी आप किसी भी बिंदु पर खड़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आप पॉइंट ए पर खड़े, अब पॉइंट ए से दो डायरेक्शन है, या तो मैं इधर चल सकता हूँ या फिर इधर चल सकता हूँ। मैंने क्या कहा, आप किसी भी दिशा में चलने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं चल रहा हूँ इस दिशा में, चल रहा हूँ। और जहाँ तक अगर मेरी बात मानना चाहते हैं तो आप हमेशा धारा की दिशा को ही फॉलो कीजिए, आपको गड़बड़ियाँ कम मिलेंगी। ठीक है, मैं पॉइंट ए पर हूँ और मैं इस दिशा में चल रहा हूँ, तो धारा प्लस से माइनस की हो रही तो चल रही है, चल रही है। तो पॉइंट ए से चल रहा हूँ, धारा की दिशा में चल रहा हूँ, बी से पी तक आ गया। तो मैंने देखा पहला भाग मेरे पास बी और पी के मध्य है। ठीक है, तो बेटा बी और पी के मध्य मेरे को विभव कौन मिला है, आई आर, आंतरिक विभव मिला है कि नहीं। धारा की दिशा देखिए, आप धारा की दिशा में है क्या, नहीं है ना भाई। जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में तो आप चल रहे हो। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है, यदि आप धारा की दिशा में है तो आप कौन सा चिन्ह यूज में लेंगे, माइनस। तो बेटा यहाँ पर माइनस का चिन्ह यूज में आएगा कि नहीं आएगा, आगे माइनस का चिन्ह। ओके, आगे चलें, आगे आपको कौन मिल रहा है, सेल मिल रहा है ना। तो कंडीशन नंबर 3 पढ़िए, यदि आगे बैठी हो बैटरी या सेल तो कौन सा चिन्ह यूज में लेंगे, बाद वाला। तो आप पी से आगे चले तो आपको सेल मिला, सेल का कौन सा चिन्ह मिला है आपको, माइनस। तो कौन सा वाला लेंगे, बाद वाला। बाद वाला कौन सा बन जाएगा, प्लस, ले लिया प्लस यूज में। तो इसकी कंडीशंस क्या बनेगी, v बराबर माइनस के कैपिटल आई आर प्लस के कैपिटल ई। क्या इस समीकरण को मैं कैपिटल ई माइनस कैपिटल आई स्मॉल आर नहीं लिख सकता क्या, बोलो लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो बताओ पहला समीकरण सिद्ध हुआ कि नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं साहब ई तो साहब तुम्हारे हिसाब से ई सो बन होगा या वजह से तुमने यहाँ ले लियो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी चल लीजिए। यहाँ से चलोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है ना। अब यहाँ से आगे आप जब चलोगे तो आप तो चल रहे हो इस दिशा में और विद्युत धारा आ रही है इस दिशा में, तो आप धारा की विपरीत दिशा में हो गए ना। कौन सा चिन्ह ले लोगे, प्लस। तो प्लस के आई आर बन जाएगा बेटा, क्योंकि विपरीत दिशा में हो गए ना। वापस से माइनस को क्या ले लेंगे, कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई प्लस का हो जाएगा और आई आर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे बात समझो। तो इस हिसाब से आप दूसरे को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा हो गया बेटा। हालांकि इसका कोई प्रोफेशन नहीं है आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के हिसाब से जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, इन सूत्रों का कोई प्रोफेशन नहीं है, केवल सूत्र दिए हुए हैं, मैंने आपको सिद्ध करके बताया जिससे आपको न्यूमेरिकल में सुविधा रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल्स, सेलों का कॉम्बिनेशन या सेलों का संयोजन। तो ध्यान दीजिएगा, सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है। हाँ बच्चों, तो देखिए हमारा चल रहा था सेलों का संयोजन। तो देखो बेटा, सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है, ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है। अरे बात समझ में। तो यहाँ पर सेलों का संयोजन भी दो प्रकार से ही होगा। पहला, नंबर 1, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। नंबर 2, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहला सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर बारीकी से पढ़ेंगे दोनों संयोजनों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में। तो ध्यान देंगे, तो देखिए क्या परिभाषा निकल कर आती है, द सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल्स। तो सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन की परिभाषा निकल कर आती है बेटा कि सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें सेलों की विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ कैसी हो, संयोजन हो। तो सेलों का एक ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा भैया, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन की क्या परिभाषा बन रही है कि सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें सेलों की विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें
आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो, जुड़ी हुई हो, कनेक्टेड हो, तो सेल का ऐसा संयोजन सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, अब हमें सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में सेलों का तुल्य विद्युत भागबल, और ध्यान रखिए इस संयोजन में न्यूनतम 2 सेल चाहिए। 2 से अधिक आप कितने भी ले सकते हो, जितनी आपकी इच्छा करे उतने, लेकिन न्यूनतम सेल कितने चाहिए, 2। ओके, अब हमें इन कॉम्बिनेशंस में, अब जैसे कि हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं सेलों का, तो सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में हम क्या निकालेंगे, तुल्य विद्युत भागबल का मान निकालेंगे, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे। आ रही बात समझ में? तो उन सब की कैलकुलेशन के लिए हमने किन्हीं 2 सेलों को यूज़ में लिया है, और वो दोनों सेल श्रेणीक्रम में संयोजित हैं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ। अरे बात समझ में? इन दोनों सेलों के विद्युत भागबल का मान क्रम से कैपिटल E1/E2 है, इनकी टर्मिनल बोधता का मान V1/V2 है, आंतरिक प्रतिरोध का मान R1/R2 है, स्मॉल r1/r2। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, जब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान कैसा रहेगा, एक समान ही रहेगा। एक समान रहेगा तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा पहला सेल और ये दूसरा सेल, प्लस माइनस। आप देख सकते हैं विपरीत गुप्त वाली प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये E1 और ये E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब इन दोनों सेलों को मैंने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, तो दिस इज ए सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस सेल। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से इस पूरे कॉम्बिनेशन में यहाँ पर ये कैपिटल I मान की धारा बह रही है। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई, प्लस से माइनस की। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे तो आप देखिए जल्दी लेकर फटाफट। हाँ, अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से बेटा जब धारा बह रही है, कैपिटल I मान का करंट बह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेलों का क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, सेल निरावेशित हो रहे हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट सेलों के निरावेशन की स्थिति में या सेल के जो फंक्शन बनता है वो बनता है B में कैपिटल E माइनस कैपिटल I R। ठीक है ना, ये हो गया। अगर हम बात करें प्रथम सेल के लिए, अब भाई धारा बह रही है तो सेलों को निरावेशन तो हो रहा है, कंडीशन समझ में आ गई होगी। प्रथम सेल के लिए अगर हम कंडीशन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी बेटा, प्रथम सेल की टर्मिनल बोर्ड का V1, EMF E1, धारा I है ये, और ये कितना बन गया R1। ठीक है, ये हो गया बेटा। द्वितीय सेल के लिए V2 इज टू में E2 माइनस कैपिटल I R2। दिस कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे, माना संयोजन की कुल टर्मिनल वोल्टता कैपिटल V है, तो संयोजन कुल टर्मिनल वोल्टता कैपिटल V है, तो B बराबर में V1 प्लस V2, तो B इज में V1 का मान समीकरण नंबर 1 से आपको दे रखा है, E1 माइनस कैपिटल I स्मॉल r1, V2 का मान आपको दे रखा है E2 माइनस कैपिटल I स्मॉल r2। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ से देखेंगे IR1 IR2 दोनों को ट्रांसफ़र करो, तो B प्लस IR1 प्लस I स्मॉल r2 इज टू में E1 प्लस E2। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये
जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है उसके स्वरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है, इसका मान हो जाएगा V में कैपिटल आई आर। अब उसको आपको यहाँ पे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि ओम के नियम से मैंने ज्ञात किया है। तो बी के टाइप पर आप पुट करेंगे आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर वन प्लस कैपिटल आई स्मॉल आर टू इजिकल्स टू में कैपिटल ई वन प्लस कैपिटल ई टू। देखो बेटा यहाँ से टोटल करंट आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपने आई को कॉमन ले लिया है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर टू इजिकल्स टू में ई वन प्लस कैपिटल ई टू। अगर आप यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो ई वन प्लस ई टू डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर टू। ये आ गया आपके पास सेलों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बहने वाली कुल विद्युत धारा कैपिटल आई का मान। आफ्टर ऑल थोड़ा सा नोटिफिकेशन पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है कि कैपिटल आई इज टू ई वन प्लस ई टू डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वन प्लस आर टू। आप यहाँ पे लिखेंगे जहाँ ई नॉट इजिकल्स टू में होता है कैपिटल ई वन प्लस ई टू। अब आपसे कोई पूछेगा भैया ई नॉट क्या है, तो आप कहोगे संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, अरे बात समझ में, एवं आर नॉट इजिकल्स टू में आर वन प्लस आर टू। अब आपसे कोई पूछेगा आर नॉट क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, यहाँ सर आर नॉट संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो आप इसका मान रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, आई अपने टाइम पर है ही है, ई वन प्लस ई टू कितने के बराबर हो गया, ई नॉट के बराबर में, कैपिटल आर अपनी जगह पर है ही है, प्लस आर वन प्लस आर टू कितने के बराबर हो गया, आर नॉट। तो आपके पास कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वास्तविक वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, आई इज कस्ट में ई नॉट डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर नॉट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में, ठीक है ना, जो कुल करंट फ्लो हो रहा है बेटा सर्किट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाल ली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके ज़रूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।